स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जिस पर शायद पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। और वो जो मुद्दा है आप सभी को पता होगा कि रसिया और यूक्रेन के बीच विवाद है ना। रसिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद था उसने एक भयानक युद्ध का मोड़ ले लिया। तो आज इसी बात पर बहस करनी है और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे के सारे कारण क्या हैं। तो इन सारी चीजों को जानने से पहले सबसे पहले जानेंगे हम कि रसिया का हिस्ट्री। आखिरकार रसिया जो आज है वो कभी किसी और तरह से दिखा करता था। जैसे आज जिसे हम आप रूस के नाम से जानते हैं या फिर रसिया के नाम से जानते हैं, ये कभी सोवियत संघ रूस हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सोवियत संघ रूस हुआ करता था। और ये घटना कब की है? 1991 से पहले। 1991 में एक ऐसी घटना होती है जिसमें सारे उसके साथ 1991 से पहले की अगर बात करेंगे तो जो सोवियत संघ रूस है उसमें कुल 15 देश हुआ करते थे और उन 15 देशों का एक संघ हुआ करता था। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें धीरे धीरे बदलती रही और फिर अलगाववाद की मांग खड़ी हुई और फिर सोवियत संघ रूस या फिर आज जो रसिया है उसका जो है विघटन हुआ 1991 में। ठीक है, तो ये उसका विघटन 1991 में हुआ और तब जो है बहुत सारे देश उसमें बने जिसमें आज आप यूक्रेन को देख पा रहे हैं, वो भी कभी उसी का हिस्सा हुआ करता था, है ना। उसी के साथ ही आप देखेंगे कि उसके आसपास के और भी जो क्षेत्र थे, रोमानिया वगैरह के, वो सब उसके हिस्सा थे और वो बाद में सब अलग कंट्री के रूप में जन्म उनका हुआ। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि आखिरकार विवाद क्या है और क्यों जो है ये इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ। तो बिल्कुल आप जरा सा स्क्रीन पर चलते हैं और जानते हैं थोड़ा सा कि इस हिस्ट्री क्या है और उसकी ज्योग्राफी क्या है, ये रसिया की और यूक्रेन की। तो आप ये मैप में देख सकते हैं बड़े आसानी से कि ये है यूक्रेन का, जो आपको ये पिंक कलर में दिख रहा है वो है यूक्रेन पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है अजोब सागर है, ये आपका ब्लैक सी है। ठीक है, ये ब्लैक सी है, ये अजोब सागर है। और आप देखिएगा कि सीमा जो साझा करता है इसके साथ कौन कौन से देश हैं, तो वो एक तो आपका रशिया है यानी कि रूस, दूसरा आप देखिएगा बेलारूस, है ना, जिस पर भी कहीं ना कहीं रशिया की ही पकड़ है। इधर देखिएगा कि पोलैंड है आपका, और पोलैंड के बाद यहाँ पे देखिएगा कि स्लोवाकिया है, फिर हंगरी है, रोमानिया है और माल्डोवा। तो इतने सारे देशों की सीमा लगती है इसके साथ। ठीक है, अब इसमें से देखेगा कि ये जितने भी इसके सीमावर्ती हैं, इसमें से सामान्य रूप से पोलैंड देख लीजिए आप, रोमानिया देख लीजिए, हंगरी देख लीजिए, है ना। ये सारे जो ऐसे देश हैं जो नाटो के सदस्य हैं और इसीलिए बार बार यूक्रेन की भी यही कोशिश रहती है कि वो भी नाटो की सदस्यता में शामिल हो जाए। और यही उसकी जिद जो है, नाटो में शामिल होने की जिद, शायद आज जो है युद्ध के कगार पर पहुंच गई है। ठीक है, रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बने, है ना। और इसी क्रम में देखेगा कि इसका सपोर्ट जो है चाइना ने भी किया रशिया का सपोर्ट, और उसने एक बयान जारी किया जिसमें उसने कहा था कि यूक्रेन को जो है नाटो का सदस्य नहीं होना चाहिए। जब हम सारी उन घटनाक्रमों को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे कब हुआ, कब ये बयान दिए गए, इन सारी बातों का हम जिक्र उसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर की लेंथ है, जो रशिया और यूक्रेन की बॉर्डर की लेंथ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो बॉर्डर की लेंथ है पूरी, है ना, और ये यहाँ तक बॉर्डर लगता है आपका। तो ये जो पूरा बॉर्डर की लेंथ है वो उसकी आप देख सकते हैं कि कितनी लेंथ है, तकरीबन 2295 किलोमीटर की लेंथ लगती है ना। 1426 मील भी इसको कह सकते हैं, माइल भी कह सकते हैं। और इसमें से भी आप देखेगा कि 321 किलोमीटर की जो सीमा है उसके साथ वो साझा होती है समुद्री सीमा, यानी कि एक तो अजोब सागर की सीमा है और यहाँ पे देखेगा कि कुछ ये इस तरह के यहाँ पर भी जो ये सीमा है ये साझा होती है। ठीक है, तो ये तो है सीमावर्ती बातें हमने कर ली, जो कि भौगोलिक स्थिति यूक्रेन की। तो चलिए अब देखते हैं कि 1991 से पहले की क्या स्थिति थी। ये कुछ मिस्टेकन है, क्या लिखा है 19,991, नहीं, ये एक 9 नहीं होगा, 1991। तो 1991 में या उसके पहले की स्थिति क्या थी, तो आप ये मैप जो है वो देख सकते हैं कि 1989 की जो स्थितियां थी उसको बयान करता हुआ मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये तब इसका नाम क्या हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था, रशियन सोवियत फेडरेशन सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, आरएसएफएसआर के नाम से। अब
ये 1989 की स्थिति है। 1989 के बाद ही 1991 में देखेगा कि विद्रोह की वो स्थितियां बनी और फिर कई सारे खंडों में टूटा, जिसमें तकरीबन पहले 15 देश हुआ करते थे और बाद में वो टूटकर सब अलग हुए। और उसी क्रम में देखेगा कि 1991 में क्या बना, यूक्रेन बना, है ना। ये आप इसको देख सकते हैं कि ये है यूक्रेन, ये जो सीमा है वो यूक्रेन की सीमा साझा हो रही है उसके साथ, ठीक है। तो ये जो स्थितियां हैं, अब वो स्थितियां कैसे बिगड़ गई, क्या हुआ जब यूक्रेन को आज़ादी भी दी जाती है और इसके बाद फिर से स्थितियां बिगड़ी, उसके पीछे का रीज़न क्या है, इन सारी बातों को अब हम डिटेल में बात करते हैं। तो आप फिलहाल समझ चुके हैं ये सारी बातें, और इस तरह से कुछ रशिया हमने कुछ इस तरह से ड्रा करने की कोशिश की है। जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये रशिया है आपका, बाद में जब ये अलग होने के बाद का रशिया हुआ, ये आपका यूक्रेन है ना, ये यूक्रेन है। अगर हम यूक्रेन के टर्म में से बातों को समझने की कोशिश करें तो ये जो आप यूक्रेन देख पा रहे हैं, है ना, ये कब अलग हुआ, 1991 में यूक्रेन एक अलग देश बनता है। क्या होता है, यूक्रेन आजादी का यूक्रेन ने ऐलान किया, रशियन फेडरेशन से यूक्रेन अलग हो गया, ठीक है। बाद में आप देखेगा कि रेफरेंडम के जरिए, रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे शब्द जो है रेफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, और जनमत संग्रह के जरिए लियोनिद क्रावचुक, क्या नाम था, लियोनिद क्रावचुक, है ना। 1991 में रेफरेंडम के जरिए क्या होता है, यूक्रेन कुल मिला जुला करके लियोनिद क्रावचुक को जो है क्या चुन लेता है, यहाँ का यूक्रेन का राष्ट्रपति चुना जाता है। क्रावचुक इस बनते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। ये 1991 में घटना घटी, है ना। रसिया को यही से बर्दाश्त नहीं था, हालांकि चीजें फिर भी ठीक थी, क्योंकि देखिए देखा जाए तो रशिया जो है बेसिकली, यूक्रेन आजाद भले हुआ लेकिन अभी भी रसिया का दबदबा उस पर बना रहा, क्योंकि जितने भी उसके बाद से कुछ समय तक जितने भी राष्ट्रपति होते हैं वो सब कौन से, रसिया की मर्जी से, या फिर कहिए कि रसिया के सपोर्ट करने वाले लोग जो है उसके राष्ट्रपति के पद के रूप में पदभार संभालते रहे, ठीक है। फिर आगे चल के देखिएगा कि 1994 में एक घटना घटती है। लियोनिद कुचमा नाम से एक व्यक्ति थे, है ना। लियोनिद कुचमा जो थे उन्होंने क्रावचुक को चुनाव हरा दिया। कब, 1994 में। क्या नाम था उनका, उनका नाम भी लियोनिद कुचमा था। और लियोनिद कुचमा ने क्या किया, लियोनिद क्रावचुक को जब चुनाव हराया, कब, 1994 में, ठीक है। इसके बाद देखेगा कि 1999 में आगे चल करके 5 सालों के बाद आप सीधे आइए 1991 में कुचमा जो है दोबारा से राष्ट्रपति चुने जाते हैं, है ना। क्या होता है, कुचमा दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए, है ना। लेकिन इस बार देखिए, देखा जाए तो कुचमा पर बहुत सारे आरोप लगाए गए, कहा गया कि चुनाव में बहुत सारी अनियमितता थी, यानी कि सीधे सीधे चुनाव में धांधली के आरोप लगाए गए थे। फिलहाल मामला सुलझ गया और ज्यादा कुछ इस पर बवाल नहीं हुआ। फिर आगे चलकर 2004 में अगर आप देखें तो रूस के बहुत बड़े पक्षकार, यानी कि रूस को सपोर्ट करने वाले एक व्यक्ति थे, विक्टर यानुकोविच। क्या नाम था उनका, विक्टर यानुकोविच। तो 2004 में आप आए अगर, तो 2004 में क्या हुआ, विक्टर यानुकोविच, 2004 में विक्टर यानुकोविच क्या होते हैं, वो राष्ट्रपति बने, जो कि किसके पक्षकार थे, रूस का सपोर्ट करते थे या रूस की भाषा बोलते थे। यहां पर आप एक बात समझिएगा कि ये सारे जो गेम है ना, वो रसिया बेसिकली कंट्रोल कर रहा था यूक्रेन के आजाद होने के बावजूद भी, ठीक है। चुनाव में इस बार भी व्यापक रूप से धांधली के आरोप लगाए जाते हैं। तो राजधानी में व्यापक तौर से प्रदर्शन हुआ इस बात को लेकर के, और एक तरह से इसको एक रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है ना। तो अगर कभी भी रसिया के यूक्रेन के टर्म में ऑरेंज रिवॉल्यूशन, क्या नाम इसको दिया गया, ऑरेंज रिवॉल्यूशन दिया गया, है ना। क्या नाम था, विक्टर यानुकोविच। जब वो राष्ट्रपति बने थे तब उस बात को लेकर के व्यापक तौर पर विरोध किया गया, है ना। पहली बात, वो रूस के पक्षधर थे, दूसरी बात, चुनाव में धांधली के आरोप लगाए गए कि उन्होंने जो है धांधली करके इस चुनाव को जीता है। और ये जो है कहा जाता है, क्या कहा गया इसको, ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से इसको जाना गया। इसके बाद देखिएगा कि 2004 में ही फिर पश्चिम के पक्षधर थे विक्टर यूशचेंको को राष्ट्रपति चुना गया दोबारा से, है ना। ऑरेंज रिवॉल्यूशन होती है और फिर विक्टर यूशचेंको, विक्टर यूशचेंको को राष्ट्रपति चुना जाता है। फिर 2005 में देखिएगा क्या होता है, विक्टर यूशचेंको जब राष्ट्रपति बने तो ऐसा माना जाने लगा
कि अब चीजें सुधरेंगी, है ना। और 2005 में उन्होंने बेकायदे संकल्प भी लिया कि हम जो है रूस के दबदबा को कम करेंगे। और इन्होंने बातें भी कही कुछ। युश्चेंको ने क्या कहा, युश्चेंको ने कहा, मुझे लगता है कि इसको मिटा देना चाहिए, इसके बाद चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि अब इनका कोई मतलब नहीं। विक्टर युश्चेंको की हम बात कर रहे थे, और युश्चेंको ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम रसिया के दबाव को, यानी रसिया का जो प्रभाव है उसको कम करने की बात कही थी, है ना। दूसरी बात देखा जाए तो एक तो रसिया का प्रभाव हो गया, दूसरी बात प्रभाव क्या करना था, कम करना था, युश्चेंको का एक संकल्प था। दूसरी बात उन्होंने कहा कि नाटो में और साथ ही यूरोपियन यूनियन में उन्होंने कहा कि हम जो है शामिल होंगे, यानी यूक्रेन ने ये अपनी तरफ से बात कही कि वो यूरोपियन यूनियन और नाटो का सदस्य देश की तरह वो हिस्सेदारी वो भी बनना चाहता है, उसका हिस्सा बनना चाहता है। इसके बाद देखिएगा आगे चल करके 2008 की बात करते हैं, जब एक बड़ी घटना घटती है 2008 में। बड़ी बात यह थी कि नाटो ने खुद अपनी तरफ से ये बात कही कि यूक्रेन को जो है नाटो में शामिल किया जाएगा। उसने कहा कि जो है नाटो, यूक्रेन जो है नाटो का गठबंधन होगा, वो गठबंधन में शामिल होगा, है ना। हालांकि वो हो नहीं पाया, वो बात अलग है, लेकिन ये बात नाटो की तरफ से कही गई। कब कहा गया, 2008 में नाटो ने खुद इस बात को कहा था कि यूक्रेन को शामिल किया जाएगा इस गठबंधन में। उस समय मामला सेट नहीं हुआ, बातें ये बन नहीं पाई। 2010 में देखिएगा यानुकोविच जो हैं उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में यूलिमा टिमसेंको को हराया। किसको हराया, यूलिमा टिमसेंको को उन्होंने हराया। तो हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी 2010। इसके बाद देखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम होता है 2013 का एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 2013 से चीजें ज्यादातर बिगड़ने शुरू हो जाती हैं। 2013 इंपॉर्टेंट क्यों है, 2013 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यानुकोविच जो है ना, उन्होंने यूएस के साथ जो अभी तक ट्रेड वार्ता थी, यानी व्यापार जो वार्ता थी, यानुकोविच दोबारा से राष्ट्रपति बन गए थे। और यानुकोविच ने क्या किया, जो यूएस के साथ जो व्यापार वार्ता थी, यानी जो ट्रेड डील हो रही थी, उसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, है ना। वार्ता को क्या किया, सस्पेंड कर दिया। किसने सस्पेंड किया, यानुकोविच जब राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया और दोबारा से शुरू किसके साथ समझौता कायम किया, रशिया के साथ, है ना। यानुकोविच को हमने बात किया था कि वो रशिया के समर्थक थे, रशिया की विचारधारा को फॉलो करते थे। बेसिकली कहिए कि रशिया ने ही उनको जो है एक तरह से कहीं ना कहीं बिठा दिया था, है ना, जो रशिया की भाषा ही बोलते थे। इस बात को लेकर के जब उन्होंने सस्पेंड किया ये यूएस के साथ ट्रेड वार्ता को, और साथ ही जब उन्होंने दोबारा से रशिया के साथ शुरू किया, तो कीव में, है ना, कीव क्या है, यूक्रेन की राजधानी है, और कीव में इस बात का फिर से व्यापक तौर पर विरोध प्रदर्शन किया गया, है ना। ये सारी बात हुई, व्यापक तौर से प्रदर्शन हुआ। देखा जाए 2014 की अगर आप बात करें, इसके बाद 2013 में यह घटना घटती है, प्रदर्शन शुरू हो गया 2013 से, वो प्रदर्शन चलता गया और 2014 में खबर आती है कि 14,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, है ना। तकरीबन उस प्रदर्शन में 14,000 लोग जो है उसमें मारे गए, है ना। संसद ने यानुकोविच को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया, है ना, वोटिंग हुई और यानुकोविच को हटाया गया। वो भागे यहाँ से और भागकर रशिया में उन्होंने शरण ले लिया, है ना। रशिया में उन्होंने शरण ले लिया, यूक्रेन छोड़ दिया यानुकोविच ने। लड़ाके, अब रशिया नाराज हुआ और रशिया के लड़ाके यूक्रेन की तरफ बढ़े। रशिया के लड़ाके यूक्रेन की तरफ 2014 में ही बढ़े और क्रीमिया में जहां पर उसकी संसद थी उस पर रूसी झंडा फहरा दिया। 2014 में ही क्या होता है, क्रीमिया में, यानी क्रीमिया पर कब्जा किया रशिया ने, ठीक है, यहाँ पर उसकी संसद थी। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने क्या किया, अपना झंडा फहरा दिया, यानी कि रशिया का झंडा फहरा दिया। और देखा जाए तो रशिया ने भी जनमत संग्रह के जरिए इसको 16 मार्च 2014 को बकायदे अपने रशिया में शामिल कर लिया, ठीक है। तो ये घटना घटी 2014 में, एक बड़ी घटना थी जहां से एक टकराव व्यापक तौर पर, सीधे तौर पर दिखना शुरू हो गया 2014 से। इसके बाद देखेगा कि चीजें फिर से थोड़ी शांत हुई, समझौता वगैरह हुआ, और फिर 2017 में देखा जाए तो यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में दोबारा से फ्री मार्केट डील हुई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है, FTA कहा जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इकोनॉमिक्स का वर्ड है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर आप इसको नहीं जानते तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वैसे भी हम इसको इकोनॉमिक्स में इस टर्म को पढ़ेंगे। फ्री ट्रेड इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजों की सुविधा होती है व्यापार में, है ना, लिस्टों के जरिए बहुत सारी चीजों की आदान प्रदान होती है उसमें, जिसमें भी आने जाने की, काम करने की बहुत सारी स्वतंत्रता होती है। इस वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है।
आप लोग कहेंगे तो इस पर हम लोग बात कर लेंगे, मार्केट के कितने कितने प्रकार हैं जो वर्तमान में या कभी भी जिनका प्रयोग इस दुनिया में किया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होता है 2019 की घटनाक्रम को देखें तो यूक्रेन में एक चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च है। ऑर्थोडॉक्स चर्च है, क्या नाम है उसका? ऑर्थोडॉक्स। अब ये यूक्रेन का जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है इसको जो है मान्यता दे दी जाती है ना, इसको आधिकारिक तौर पर इसको मान्यता दे दी गई, किसके जरिए? हालांकि रसिया ने ये नहीं दी, यानी कि अन्य देशों ने, यूरोपियन यूनियन वगैरह ने ऑर्थोडॉक्स को मान्यता दे दी। और जब इसकी मान्यता आधिकारिक रूप से इसको मान्यता मिली तो क्या होता है, अब देखिएगा चर्चों का वैसे भी जो आधिकारिक रूप से मान्यता है वो रोम सबसे ज्यादा मायने रखता है अपने आप में, और वहां से जो वेटिकन सिटी है वहां से सारे चर्चों पर एक तरह से क्या होता है, फरमान जारी किया जाता है, वहां से निर्णय ले जाते हैं। ठीक है, उनकी बात सारे लोग मानते हैं। अब क्या होता है कि 2019 में ही जब ये ऐसा घटनाक्रम हुआ कि ऑर्थोडॉक्स चर्च को मान्यता दी गई आधिकारिक रूप से, इसके बाद रसिया और अधिक नाराज हो गया। इसके बाद चीजें आगे बढ़ी और जून 2020 का वक्त आया, है ना, हम धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। जून 2020 में देखिएगा कि आईएमएफ ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया तकरीबन $5 बिलियन का, है ना, उसने जो है फंड दिया, यानी कि उसने जो है सहायता राशि एक तरह से कह सकते हैं, अनुदान टाइप का उसने दिया, वित्तीय सहायता दिया। किसको? यूक्रेन को दिया। ये और भी रसिया को फूटी आंख नहीं सुहा रहा था इस वक्त, है ना, क्योंकि इस टाइम तक आप देखेगा कि जो माहौल है वो काफी ज्यादा बिगड़ना शुरू हो गया दोबारा से। जनवरी 2021 का वक्त आया, सीधे थोड़ा सा आगे बढ़े, जनवरी 2021 का वक्त आया तो यूक्रेन ने, है ना, यूक्रेन ने अमेरिका से बातचीत शुरू कर दी नाटो में शामिल कराने के लिए, है ना, कि वो अमेरिका से अपील करने लगा कि वो उसे भी नाटो में शामिल किया जाए, है ना। तो ये एक घटनाक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो सबसे बड़ी वजह भी बनी कि रशिया को लगता है, एक बात आप याद रखेंगे कि रशिया और यूरोप जो अमेरिका है, यूएस है, इन दोनों के बीच में आपस में जो है दोनों महाशक्तियां बनने के टकराव में हमेशा जो है कभी व्यापार युद्ध, कभी शीत युद्ध जैसी समस्याएं हमने इतिहास में देखा है। तो इसको लगा कि अब अमेरिका जो है, बेसिकली आपने अभी जब मैपिंग में देखा होगा, जब ये यूरोप का जो हिस्सा था जहां पे ब्लैक सी यहाँ पे, और यहाँ से देखेगा कि ये जो यूक्रेन का हिस्सा है, यहाँ पे बेलारूस लगता है ना, और फिर ये यूक्रेन का हिस्सा है, तो ऐसे लगता हुआ यूक्रेन का हिस्सा भी है ना। तो यूक्रेन की काफी लंबी चौड़ी सीमा है ना, तकरीबन यूक्रेन की अगर सीमा की हम बात करें तो यूक्रेन की देखिएगा कि 2295 किलोमीटर की लगभग सीमा, यानी कि लगभग 2300 किलोमीटर की सीमा लगती है, लगभग 2300 किलोमीटर की यूक्रेन के साथ सीमा लगती है। रसिया और यूक्रेन की बॉर्डर साझा होता है, और इस 2300 किलोमीटर में आप देखेंगे तो तकरीबन जो है 321 किलोमीटर की जो लंबी साझी सीमा जो है वो किसके साथ लगती है, वो यहाँ पे जो आप देखेगा कि जो ब्लैक सी है उसके साथ भी सीमा साझा करता है। इसके बाद तकरीबन अक्टूबर 2021 में एक और घटनाक्रम हुई जिससे रसिया खासा नाराज हुआ, और उसके पीछे का रीजन क्या था कि यूक्रेन ने एक ड्रोन परीक्षण किया था, है ना। यूक्रेन ने क्या किया, एक ड्रोन परीक्षण किया, और उस ड्रोन का नाम अगर आप देखें तो बैरेक्टर TB2 नाम है उसका, है ना, बैरेक्टर TB2, बैरेक्टर TB2, इस नाम से उसने एक ड्रोन का परीक्षण किया। और जब उसने इस ड्रोन का परीक्षण किया तो उससे रशिया और भी ज्यादा खफा हुआ यूक्रेन को लेकर के, है ना। तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए कि सीमा का दुरुपयोग किया गया, इन सारी बातों की काफी सारी न्यूज उस वक्त आई। आगे चल करके नवंबर 2021 में इन्हीं सारी बातों को मुद्दा बना करके रसिया ने क्या किया कि अपनी सीमा पर जो है सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया, है ना। ये जब घटनाक्रम हुई, जब सैनिकों की तैनाती बढ़ी, उसी के बाद दिसंबर 2021 में ही रूसी सैनिकों की संख्या ज्यादा तेजी के साथ बढ़ाई जानी शुरू हुई, और जिस पर लेकर के क्या हुआ कि अमेरिकी के राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन जिनको आप कह लीजिए, जो बाइडेन ने जो है एक चेतावनी भी रूस को जारी की कि अगर रूस ऐसा कुछ भी करता है ना, यानी कि युद्ध संबंधी ऐसी कोई गतिविधियां अगर ऐसी होती हैं तो उसको वो तैयार रहे बहुत सारी आर्थिक प्रतिबंधियों को झेलने के लिए। ये यूएस ने, यानी कि व्हाइट हाउस से ऐसा बयान जारी किया गया। ये बयानों का दौर था। बेसिकली अगर आप देखें कहीं ना कहीं ये लड़ तो भले रहे हैं रसिया और यूक्रेन आज, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर आप देखें तो जो वैचारिक लड़ाई है वो किसी और दिशा में जा रही है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं अमेरिका को जो है इसका फायदा मिलने वाला है, बेसिकली इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद इन सारी अटकलों के बाद ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा, हालांकि उस वक्त नहीं हुआ। और इसी बीच जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव था
वो उसको कम करने के लिए वार्ताओं का आयोजन हुआ, और वो सारी वार्ताएं जितनी भी हुई वो सब राजनयिक जो राजनीतिक कह लीजिए राजनयिक वार्ताएं या फिर राजनीतिक वार्ताएं वो सब असफल रही, है ना, वो असफल रही। बाद में देखा जाए तो यूक्रेन पर साइबर हमले की भी चेतावनी जारी कर दी गई थी, है ना, साइबर हमले की चेतावनी जारी की जाती है। रूसी सेना जो है बेसिकली धीरे धीरे उनका मूवमेंट बढ़ना शुरू होता है, और तकरीबन जनवरी 2022 में आप देखेंगे तो रूसी सेना धीरे धीरे कहां पहुंचने लगी, वो बेलारूस पहुंचने लगी, है ना, वो बेलारूस पहुंचना शुरू कर दी जनवरी 2022 में रूसी सेनाएं। इसके बाद देखिएगा कि नाटो ने भी अपनी जो उसकी सेना है नाटो की, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के तहत जो एक कई सारे देशों ने मिलकर के एक संघ तैयार किया था कि कभी भी जरूरत पड़ी तो वो साथ में लड़ेंगे, तो उन्होंने भी अपनी सेना को स्टैंड बाई पर रखा। ये न्यूज थी 24 जनवरी 2022 की। 24 जनवरी 2022 को नाटो ने अपनी सेना को स्टैंड बाई पर रहने का आदेश दिया था, यानी कि एक चेतावनी उन्होंने भी जारी की थी। आगे चल करके देखिएगा कि रसिया का जो बेसिक सा मुद्दा था, रसिया जो जिस बात पर उसने इतने भयानक इस तरह से इस युद्ध का मोड़ ले लिया, वो मुद्दा क्या था? रसिया बार बार वो किस बात का हवाला देता रहा? वो सुरक्षा का हवाला देता रहा। सुरक्षा किस बात का? वो नहीं चाहता था रसिया कि यूक्रेन जो है यूएस को यहाँ पर ला करके उसके बगल में पनाह दे, है ना। हालांकि यूक्रेन एक आजाद देश है, वो किसके साथ संबंध बनाना चाहता है या किसके साथ जाना चाहता है, अगर हम नहीं देखना चाहें तो एक स्वतंत्र देश का मतलब होता है कि वो अपनी वार्ता किसके साथ करता है, अपना व्यापार किसके साथ करना चाहता है, उसके अपने आंतरिक राजनीतिक फैसले उसके देश में क्या है, शायद इसमें किसी दूसरे देश की दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। फिर भी बात वही है कि दोनों महाशक्तियों के बीच में वो पिस गया, ठीक है, यानी कि रसिया और जो आपकी अमेरिका। बाकी आगे चल करके देखेगा कि 2 फरवरी 2022 को न्यूज आती है कि यूएस ने जो है कहा कि 3000 से अधिक सैनिकों को, वो 3000 या उससे आसपास के सैनिकों को उसने बात कही थी कि वो पोलैंड और रोमानिया में अतिरिक्त सैनिकों को भेजेगा, है ना। फिलहाल 4 फरवरी का जो एक टाइम आता है, 2 फरवरी को ऐसा कहा जाता है और 4 फरवरी को चीन का एक बयान सामने आता है ना। चीन जो कि बेसिकली चीन की अगर बात करें तो 4 फरवरी को उसने क्या बयान दिया 2022 में ही, है ना, अभी जल्दी 4 फरवरी 2022 को चीन ने बयान दिया और उसने कहा कि शायद यूक्रेन को जो है नाटो के साथ नहीं जाना चाहिए या उसको नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए, है ना, उसको ये इरादा छोड़ देना चाहिए, जिससे पुतिन को एक और तरह से कह सकते हैं कि बैक सपोर्ट मिला किसका, चीन का। अब यहाँ पे चीन को थोड़ा सा अगर जाने तो चीन बेसिकली बहुत ही, है ना, वो बहुत ही गंभीरता के साथ सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसे इसका किस तरह से फायदा मिलने वाला है ना। वो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो इसका फायदा उठा सकता है। जब भी आप देखेंगे कि जब भी कोई बहुत बड़ा क्राइसिस होता है वर्ल्ड में, जब भी कोई बहुत बड़ा क्राइसिस होगा तो चीन ऐसे वक्त में क्या होता है, कहीं ना कहीं पर कब्जा करने की कोशिश करता है। जैसे आप देखेगा कि 1962 में जब क्यूबा मिसाइल संकट एक बार सामने आया तो उस वक्त चीन ने क्या किया था, उस वक्त चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए, सारी दुनिया उधर परेशान थी और उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, जब भी ऐसी कोई परिस्थितियां बनती है, वर्ल्ड लेवल पर क्राइसिस होती है, तो ऐसे में चीन अपनी भूमि बढ़ाने की पूरी कोशिश करता है ना। वो साम्राज्यवादी विस्तार की नीतियां, कहने को भले ही वो साम्यवादी जो भी वो अपने आप को कहते हो, फिलहाल के लिए कहीं ना कहीं इस टाइम अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड के सारी कंट्रीज की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी की तरफ फिर से एक बार बढ़ती हुई नजर आपको आती है, और शायद ये आने वाले समय के लिए एक बड़ा खतरा भी होगा। ठीक है, चलिए आगे आप देखेंगे कि अभी भी चीन जो है इसलिए शांत बैठा है और सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। वो शायद समझना चाहता है कि अगर भविष्य में उसने कुछ ऐसा काम किया तो वो ऐसा किसके लिए काम कर सकता है, ऐसा कर सकता है वो ताइवान के लिए, है ना। ताइवान चीन को एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर वो काफी समय से नजर बनाए हुए, जब भी उसे मौका मिल जाए तो शायद वो ताइवान को हड़पने की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ है, चीन शायद इसी वजह से इस मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए, वो जानना चाहता है कि क्या क्या प्रतिबंध रसिया को झेलने पड़ सकते हैं, जिससे वो आने वाले समय में अगर वो ऐसा कुछ करता है तो शायद उसको मदद मिलेगी कि हाँ ये होगी और उसके लिए उसको आगे क्या रणनीतियां तैयार करनी होंगी। तो बिल्कुल ऐसा मत लीजिए कि चीन कोई बहुत वो है ना। इसी वजह से चीन देखेगा कि क्लियरली रूप से किसी भी तरफ से वोटिंग में भी, जब अभी हाल फिलहाल में वो बात हुई प्रतिबंध लगाने की, बहुत सारी यूएन में जब वोटिंग हुई, है ना, तो 3-4 दिन पहले की भी वो खबर है, इसके बावजूद जो है चाइना जो होता है उसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता है ना।
चलिए फिलहाल ये बात की बात है। इसके बाद क्या होता है कि 7 फरवरी, हम ना 4 फरवरी के बाद आगे आते हैं। 7 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो है मिलते हैं पुतिन से, है ना, 7 फरवरी को। और फिर आकर के वो बयान देते हैं कि रूस मान गया है, मतलब सारा मुद्दा शांत हो जाएगा। लेकिन रूस ने कहा कि ऐसी कोई भी जो है डील नहीं हुई है ना, कि रसिया ने सीधे सीधे इस बात को मना कर दिया, है ना। तो फ्रांस का मामला यहाँ पे दब गया। 9 फरवरी को फिर 2 दिन के बाद जो बाइडेन ने फिर से जो है कहा कि यूक्रेन पर रूस कभी भी हमला कर सकता है। ये व्हाइट हाउस से खबर बाहर आई कि रसिया जो है पूरी तरह से तैयार है, वो यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। और अमेरिका ने खुद अपने जो नागरिक उसके यूक्रेन में थे उनके लिए चेतावनी भी जारी करी कि वो चाहे वो जितना जल्दी हो सके वो क्या करें, यूक्रेन को खाली कर दें। फिर देखेगा कि यूएस राजदूत ने 18 फरवरी 2022 को कहा कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए। ये बयान फिर से व्हाइट हाउस की तरफ से आता है कि रशिया जो है लगातार सैनिकों को बढ़ा रहा है, मतलब और भी सैनिकों की ज्यादा उसमें वृद्धि की गई है सीमा पर, है ना। 19 फरवरी को देखा जाए तो ये रसिया की जो सेनाएं थी वो परमाणु युद्ध का अभ्यास भी करती हैं, है ना, परमाणु हथियारों का अभ्यास करती हैं रसिया की सेनाएं। 19 फरवरी को ऐसी खबर आती है। और 21 फरवरी को रूस ने लुहांस्क और दोनेत्स्क को रशिया ने मान्यता दे दी। रशिया ने मान्यता दे दी, देने का मतलब मान्यता देने का मतलब अपने क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी लुहांस्क और दोनेत्स्क को। और यहां से मुद्दा ज्यादा गंभीर हो गया, है ना, बहुत ज्यादा यहां से चीजें शुरू हुई। और फिर जिसका परिणाम क्या हुआ कि 24 फरवरी को आपको पता चला क्या हुआ कि 24 फरवरी को ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया रशिया की तरफ से यूक्रेन पर, है ना। और वहां से फिर जंग शुरू हो गई। तो ये सारी घटना थी, ये घटनाक्रम है। और जहां तक कि 24 फरवरी जहां से जंग शुरू हुई, आगे की सारी बातें भी हम आपको बताते रहेंगे।